नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना डिबेट शो जिसका नाम है इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। आज दिन भर खबरों के लिहाज से आपने देखा कितनी बड़ी बड़ी खबरें आई हैं, लेकिन ऐसे में रशिया और यूक्रेन की खबर एक बार फिर से आज सुर्खियों में है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध पिछले 7 महीनों से लगातार जारी है, जो इस सदी का सबसे लंबा चलने वाला युद्ध बनता जा रहा है। दोनों ही देशों के बीच जारी हिंसक लड़ाई को हफ्तों बीत चुके, लेकिन इसके बाद भी युद्ध खत्म होने के हालात बनते नहीं दिखाई पड़ते। दोनों के बीच जारी संघर्ष के चलते दुनिया दो महाशक्तियों के बीच बढ़ती दिखाई दे रही है। दुनिया इसे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत के तौर पर देख रहा है, जिसका नुकसान भी दुनिया को उठाना पड़ रहा है। अब यहाँ अहम बात यह है कि इस लड़ाई में हजारों सैनिक शहीद हो चुके हैं, करोड़ों डॉलर की संपत्ति खाक हो चुकी है, हंसते खेलते शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर बंकर्स में विदेशों में पनाह ले रहे हैं और इन सब के बीच यूक्रेन की तरफ से क्रीमिया पर हुए हमले ने पुतिन को और गुस्सा दिला दिया, जिसके बाद सन की पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी कीव में 75 मिसाइल दागकर युद्ध को शांत करने के बजाय भड़का दिया है। पुतिन ने परमाणु हमले की धमकी दी है, तो दुनिया के बीच बचाव के बाद भी पुतिन रुक नहीं रहे और जेलेंस्की झुक नहीं रहे। अब इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे अपने मेहमानों से, मगर उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट हमने तैयार की है। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद समझिए कि आज क्या क्या हुआ है। वापस आएंगे डिबेट में, मेहमानों से मिलवाएंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट। रूस यूक्रेन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले कई महीनों से लगातार ये खूनी जंग जारी है, लेकिन दोनों देशों के सैनिकों के हमले में कोई कमी नहीं आई है। हर तरफ तबाही ही तबाही। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने भारी बमबारी की है। क्रीमिया ब्रिज पर यूक्रेनी हमले के बाद तिलमिलाए रूस ने यूक्रेन के शहरों पर बमों की बारिश कर दी है। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने 24 घंटे में 75 मिसाइलें दागी हैं। रूसी हमले में लीव, पोल्टावा, खार्किव, कीव जैसे शहरों के कई इलाकों में आग लग गई और इन शहरों में इंटरनेट सेवा खत्म हो गई है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हम लोग कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे, हम लोग लड़ेंगे। दुश्मन के मिसाइलों से हमारा साहस कभी नष्ट नहीं होगा। भले ही वे हमारी राजधानी के दिल पर वार करें, ना ही वे हमारे सहयोगियों के दृढ़ संकल्प को हिला पाएंगे। केवल एक चीज जो वे अपरिवर्तनीय रूप से ध्वस्त करते हैं, वह है हमारे शहरों की तबाही। बता दें कि हाल ही में यूक्रेन की सेनाओं ने रूस पर एक बड़ा हमला करते हुए रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले एक विशाल पुल पर हमला किया था। इस पुल पर हमले की वजह से क्रीमिया का रूस से कुछ देर के लिए संपर्क टूट गया था। बाद में रूस की सेनाओं ने आनन फानन में इस पुल की मरम्मत कराई और इसे आवागमन के योग्य बनाया। लेकिन इस हमले के बाद पुतिन प्रशासन भड़का हुआ है और ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है। युद्ध से होने वाले विनाश को हर कोई जानता है, इसलिए युद्ध में शामिल देशों या उसे बाहर से कंट्रोल करने वाली महाशक्तियां दोनों ही धड़े युद्ध रोकना चाहते हैं, लेकिन उनके बीच अहम टकरा रहा है और दोनों एक दूसरे को तबाह करने पर तुले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो लगातार रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं और हालात भी इतने बिगड़ चुके हैं कि तीसरा विश्व युद्ध ये नाम भी ले चुका है। लेकिन ऐसे में इस विश्व युद्ध, अगर ये विश्व युद्ध है, तो इस विश्व युद्ध का जो प्रभाव है वो कैसे दूसरे देशों में पड़ेगा, कैसे ये अपनी चपेट में भारत को लेगा,
इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे पास तमाम एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं और सबसे पहले स्वागत मैं करूंगी एयर कमांडर एसपी सिंह हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। राहुल लाल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही मैं आपको बता दूं डिफेंस एक्सपर्ट है डॉक्टर रघुवंश सिन्हा, फॉरेन एक्सपर्ट है हमारे साथ, आप भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म में। और सबसे पहला सवाल जो मेरा है वो है एयर कमांडर एसपी सिंह से। सर, आपने देखा कि कैसे बीच में रशिया यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चल रही थी उसमें लगा था कहीं ना कहीं लगातार 7 महीनों से ये जो पूरी लड़ाई है वो तो पूरा विश्व देख रहा है, लेकिन ब्रेक की बात आती थी कि शायद अब जो है वो सुलह हो जाएगी, धीरे धीरे करके सुलह की स्थिति बन जाएगी, लेकिन अब वो नजर आती नहीं, क्योंकि आज जिस तरह से अटैक किया गया रशिया की तरफ से, जेलेंस्की का बयान आ गया है हमें खत्म करके ही मानेगा रूस, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं कि जो आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दोनों तरफ से कोशिश करी। उन्होंने जो है एससीओ समिट में पुतिन से भी बात करी कि दिस इज़ नॉट द ईरा ऑफ वॉर, और उनसे डायरेक्टली बात करी। हमारे रिलेशन अच्छे हैं रशिया के साथ कि उनसे वो बात कह पाए, और पुतिन ने उनकी बात सुनी भी और शायद वो तैयार भी हो गए थे। उस यही बात उन्होंने थोड़े दिन पहले जेलेंस्की से करीब 1 घंटे फ़ोन पर बातचीत करी वीडियो कॉन्फ्रेंस में, और यही बात उनको बोली कि आप एक कदम बढ़ाइए और शांति की तरफ मुड़िए, कि ये समय युद्ध का नहीं है। लेकिन ये युद्ध क्यों बिगड़ता जा रहा है और माहौल बढ़ता जा रहा है और ये युद्ध भयानक होता है, उसका कारण ये है कि अमेरिका और नेटो, स्पेशली अमेरिका, ये नहीं चाहते कि ऐसी एक शांति बहाल हो, एक समझौता हो, क्योंकि जिस दिन ये समझौता होगा, जिस दिन शांति बहाल होगी, अमेरिका के हथियार बिकने बंद हो जाएंगे। और अमेरिका जेलेंस्की को और यूक्रेन को आगे आगे बढ़ाता जा रहा है, उनको हथियार देता जा रहा है, उनको उकसाता जा रहा है, उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है। ये जो अभी ब्रिज पर अटैक हुआ है, ये यूक्रेन के किसी भी उनके फोर्सेज के मत के बाहर है। इसके लिए जो इंटेलिजेंस चाहिए, जो प्लानिंग चाहिए, जो एक्यूरेसी चाहिए, वो यूक्रेन में इस समय काबिलियत है ही नहीं। इसके लिए सिर्फ जो सारी कैपेबिलिटीज अवेलेबल हैं वो यूएसए के पास हैं, और ये बड़ा क्लियर है कि ये सारी प्लानिंग यूएसए की एजेंसी के द्वारा की गई। एग्जीक्यूशन के नाम शायद यूक्रेन का दे दिया गया हो, और इससे उनको फ़ायदा ये होगा कि रशिया के साथ जो समझौता होना था उन्होंने पुतिन को फिर से हट कर दिया है। और आप देखिए किस दिन किया गया, जिस दिन पुतिन का बर्थडे था, और जेलेंस्की बोल रहे हैं आपको बर्थडे गिफ्ट है। तो ये जो इस तरह की अहम जो तकरार है बढ़ती जा रही है, और एक लालच दिया शायद जेलेंस्की को नेटो में मिलाने का, उसके कारण ये दूरी बढ़ती जा रही है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जैसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और भी बड़े नेता हैं विदेशों के जो उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ये दूरी बढ़ाने का काम करेगा, और ये युद्ध और भयानक होता जाएगा। अब पुतिन क्या करेंगे शायद ये किसी को मालूम नहीं। इसमें मैं सिर्फ एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली इस अटैक के बाद पुतिन ने अपने सबसे खूंखार जाने वाले जनरल, वो बड़े मशहूर हैं कि वो बड़े बड़े कड़े नियम के काम करते हैं और कड़े कदम उठाते हैं, सेरेवंस्की, उनको जो एयर स्पेस के कमांडर रह चुके हैं और जिन्होंने सीरिया में और चेचनिया के लड़ाई में बहुत नाम कमाया था, उनको मेडल मिले हैं और वो जाने जाते इसलिए उनको इमीडिएटली कमांडर बना दिया गया है। राहुल लाल के पास आते हैं, राजनीतिक एक्सपर्ट हैं, साथ ही इंटरनेशनल रिलेशंस पर आपकी जो जानकारी है वो काफी प्रखर रूप से है। राहुल लाल जी, मैं जानना चाहती हूँ कि जेलेंस्की का सामने आकर ये कहना कि अब जो पुतिन है वो हमें नहीं छोड़ेगा, तबाह कर देगा, ये एंड है, ये मैसेज नहीं है, गुहार नहीं है कि आप जितने भी देश हैं वो सामने आए और हमारी मदद करें, अब हम आपसे हेल्प मांग रहे हैं कि हमें बचा लीजिए। देखिए, जेलेंस्की इस प्रकार का कदम उठाते रहे, आप पहले भी देखेंगे प्रीति जी की इस तरह के कई गुहार वो बीच बीच में करते रहते हैं, यानी कि जब भी नहीं तो जिस देश पे आपत्ति आएगी वो देश तो गुहार लगाएगा ना राहुल जी। बिल्कुल, वो उसका अधिकार भी है, लेकिन 2-3 चीजों को देखिए, इसमें हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आखिर महाशक्तियों की भूमिका क्या है इसमें। देखिए, ये लड़ाई कहीं न कहीं आप सोचिए, हमें अभी भी ध्यान है कि 24 फरवरी से ये लड़ाई शुरू हुई थी, और उस समय जब ये लड़ाई शुरू हुई थी सबों को यही लग रहा था कि लड़ाई बहुत ही निश्चित समय में कम हो जाएगा। ठीक है, जेलेंस्की ने अपने राष्ट्रवाद का परिचय दिया, वो लड़ रहे हैं अपने भूमि के लिए, अपने क्षेत्र के लिए लड़ना उनका अधिकार है, लेकिन साथ ही साथ दुनिया की महाशक्तियों का क्या अधिकार है? जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के बाद संघर्ष कर रही थी, अर्थव्यवस्था बिल्कुल जो है कि नीचे जा रही थी पूरी दुनिया की, क्या उस समय इस युद्ध को रखना चाहिए था? ये युद्ध इस समय सोचिए कि इसके चपेट में अभी पूरा का पूरा जो यूरोप है, जो यूरोप के तमाम देश हैं, ब्रिटेन, जर्मनी, ये सब सारे देश जो कि अभी अमेरिका के साथ खड़े हैं, आप देखेंगे प्रीति जी कि इसकी बड़ी कीमत अभी वो इस ठंड में चुकाने जा रहे हैं। ब्रिटेन में देखिए बिजली की कीमतें कितनी महंगी हो गई हैं, वहाँ पे लोग जो है कि अभी से जो है कि वो बिजली ऑफ कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि भाई एनर्जी का कम से कम खपत कीजिए।
तो लगातार अब आप वहाँ पे जो भयंकर ठंड होगी यूरोप में, और जिस तरह से इधर से सप्लाई लाइन जो है कि डिस्टर्ब होगी रूस की तरफ से, उसकी क्या स्थितियां बनेंगी। अभी हम लोग देख रहे हैं कि पूरे सप्लाई लाइन डिस्टर्बेंस हुआ है। अमेरिका में खुद जो है कि उनको बार बार जो है कि अमेरिकी बैंक को जो है कि अपना बढ़ाना पड़ रहा है, फेडरल बैंक अपना जो है कि वो बढ़ा रहा है, ब्याज दर की दरों को बढ़ा रहा है। उस चक्कर में देखिए भारत सरकार यहाँ पे हमारी आरबीआई को भी ब्याज दरों में, रेपो रेट में वृद्धि करनी पड़ रही है। तो इससे हमारा सप्लाई चेन का मामला, बाकी तमाम तरह की चीजें बड़ी वो गड़बड़ सी हो रही हैं पूरे दुनिया में। तो ये जो अमेरिका जैसी जो महाशक्ति है, उनके लिए बड़ी एक जिम्मेवारी की चीज थी कि वो कहीं न कहीं इस युद्ध को खत्म करते। लेकिन उन लोगों ने एक तरह से इसको खत्म करने में जो उनकी भूमिका पॉजिटिव होनी चाहिए वो भूमिका ना लेके इस युद्ध को और लंबा करने में इसलिए लगे हुए रहे कि उनके कुछ छोटे हित थे, जो उनका हथियार का बिजनेस है या कुछ और तरह की चीजें थी, उसके कारण से वो उसको लगातार लंबा कर रहे हैं। हम लोग सभी लोग जान रहे हैं कि देखिए अभी सिंह साहब ने भी कहा कि जिस तरह से उस पुल को अटैक किया गया है जो क्रीमिया से कनेक्ट कर रहा है, वो पुल देखिए वो राष्ट्रपति पुतिन का एक महत्वाकांक्षी पुल था। वो क्रीमिया का संकट जब 2014 के समय में पहली बार अस्तित्व में आया था तो उसी समय से ये पूरा का पूरा विवाद चल रहा था, और उसके बाद रूस ने अपनी शक्तियों को बढ़ाया था। एन वक्त पे उसको उस पुल को ध्वस्त किया गया। ट्रक हम लोगों को जरूर ऊपर से प्रीति जी दिख रहा है कि वो ट्रक से ऊपर से हुआ है, लेकिन तमाम दुनिया भर के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ट्रक का हमला नहीं है। वो हमला ज्यादा जो है नजर आ रहा है कि वो कहीं कहीं पुल के नीचे से ड्रोन से और कुछ और टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। तो काफी हायर टेक्नोलॉजी का प्रयोग है और उसमें अमेरिका जैसे देशों का पूरा योगदान मिला है। डॉक्टर रघुवंश सिन्हा, फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ, आप फॉरेन एक्सपर्ट हैं, आपकी एक्सपर्टीज है फॉरेन पॉलिसीज पे, काफी फॉरेन की जितनी बड़ी बात हम देखते हैं उस पर। तो ऐसे में रघुवंश जी, मैं बायलैटरल रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से अब रशिया आक्रामक रूप दिखा रहा है, ऐसे में बायलैटरल रिलेशनशिप को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है। तमाम जितने संगठन हैं, फिर उनकी भूमिका अब क्या रह जाती है? रशिया यूक्रेन ये नया फेज में आगे निकल, जब से ये रेफरेंडम हुआ और ये जो दिया है जिसको डोनबास कहते हैं, जिसको रशिया ने पुष्ट कर दिया है कि वो अब रशिया का एक हिस्सा, और उसके लिए ऐलान किया प्रेसिडेंट कि हम न्यूक्लियर वेपन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये एक नया दौर में चल चुका है, और मैं समझता हूँ कि दोनों राष्ट्र को ये समझना पड़ेगा आज या 6 महीने के बाद या 2 महीने के बाद या 2 साल, ये समस्या का अंत किसी न किसी समाधान होगा डिप्लोमेसी से, नेगोशिएशन से। आज अगर इस वक्त क्या पोजीशन है कि जब कोई एक देश का पल्ला इतना एकदम भारी न हो जाए या एक तरफ न हो जाए, तब तक ये दोनों देश अभी फिलहाल लड़ाई रोकने के मुद्दे में नहीं, क्योंकि वेस्ट भी जो है। सर, आपकी आवाज मेरे तक बहुत प्रॉपर नहीं है, वो टेक्निकल टीम से मैं कहूंगी जरा आपकी आवाज को दुरुस्त करे। हाँ। तब तक डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, आपने देखा शाम से कैसे ही खबरों का जो रुख है अचानक से बदल जाता है, और ऐसे में रशिया और यूक्रेन को लेकर जो बड़ी खबर है वो हम सबके बीच आ पहुंचती है। बायलैटरल रिलेशनशिप के बारे में मैं बात कर रही थी, लेकिन ऐसे में भारत के साथ जो सामरिक रिश्ते हैं और साथ ही जो हालात हैं अभी रशिया और यूक्रेन के बीच, क्या असर भारत पर देखने को मिलेगा और भारत क्या इससे निपटने को तैयार है? देखिए, भारत की शुरू से जो नीति रही है कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो वैश्विक शांति स्थापित करने की रही है, और उसमें हमारा रोल शुरू से रहा है। कई बार हम विवादों को के शांतिपूर्ण समाधान के लिए डिप्लोमेसी के माध्यम से उनके साथ बातचीत करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो दोनों देश कहीं ना कहीं रशिया भी हमारा पुराना साथी रहा है, हमसे हमारा सहयोगी रहा है, और यूक्रेन के साथ जो हो रहा है वो एक तरह से अति हो रहा है। किसी भी देश के राष्ट्रीय संप्रभुता पर कहीं ना कहीं खतरा और इस तरह से आक्रमण होना ये अपने आप में न्यायोचित नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के परिधि में भी यदि हम बात करें तो उसमें भी ठीक नहीं है। और भारत अपने राष्ट्रीय हित को तभी साध सकता है जब दूसरे देशों के जनतांत्रिक अधिकार, जो उसके संप्रभुता का अधिकार है, उसको सुरक्षित रखने में अपनी सहयोगी भूमिका निभाए। एक तरफ रशिया हमारा मित्र है, जो हम सैन्य साधन संसाधन उससे उपलब्ध करा लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार उन्होंने हमें मदद भी की है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जिस तरह से यूक्रेन पर हमला हुआ है और जिस तरह से पूरी जो वेस्टर्न कंट्री है वो उसके साथ खड़ी है, हमें भी
इंटरनेशनल छवि, मतलब इंटरनेशनल अगर हम रिलेशंस की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय जो रिश्ते हैं उसकी अगर हम बात करें, तो भारत का जो हमेशा से रुख तटस्थ वाला रहा है कि अगर गलत किसी देश के साथ हो रहा है तो भारत इसके साथ गलत हो रहा है उसके साथ जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन रशिया की बात जैसे आपने कही कि भारत का जो रिलेशन है रशिया के साथ काफ़ी पुराना रहा है और कई ऐसे लड़ाइयाँ कई ऐसी रही हैं जिसमें रशिया खुद आकर भारत के साथ खड़ा हो गया है। इसलिए भारत के सामने ना दुविधा वाला भी फेज है, इससे भारत कैसे लड़ेगा, भारत करे क्या? देखिए, जो दौर आ रहा है अभी, एक पोस्ट कोल्ड वार इरा नहीं है, अब ये फिर से एक सेकेंड कोल्ड वार इरा आने वाला है और इसमें हमें एक पोस्चरिंग ऐसी रखनी होगी। विश्व का जो पहचान, विश्व में जो भारत का पहचान है वो एक महाशक्ति के तौर पे धीरे धीरे हम भी उभर कर आए हैं इतने वर्षों में, और हमारी पहचान शांतिपूर्ण कायम करने की रही है। तो हमारा एक रोल होना चाहिए, जैसे कोरियन क्राइसिस में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, उसके बाद चेकोस्लोवाकिया में, हंगरी में, सब जगह हमने अपना एक रोल, भारत ने अपना रोल अदा किया है। वर्तमान एस्टेब्लिशमेंट जो है हमारी सरकार है, उससे भी हम आशा करेंगे कि वो इनमें कहीं ना कहीं एक नेगोशिएटर का रोल अदा करे, दोनों देशों को एक साथ लाने का प्रयास करे। अंततः किसी भी युद्ध का परिणाम जो है और जो अंतिम जो समाधान होता है वो शांति से ही, बातचीत से ही होती है। तो बातचीत के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करने में भारत की भूमिका हो सकती है। महेश वर्मा जी, अभी जिस तरीके से अभी तो बीजेपी रूलिंग पार्टी में है, ऐसे में प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व है, प्रधानमंत्री की जो छवि है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काफी सशक्त नेता की रही है, और ऐसे में जिस तरीके से हम इंटरनेशनल पटल पर देख रहे हैं जो कुछ अभी हलचल हो रही है, ऐसे में मैंने अजय उपाध्याय जी से भी यही सवाल पूछा कि भारत इससे कैसे निपटेगा, क्योंकि भारत बीच में खड़ा है। एक तरफ रशिया जिसके साथ पुराने संबंध है, एक तरफ यूक्रेन है जिसके साथ अभी जाती हो रही है, तो करे क्या भारत? किसी भी तरह से युद्ध का पक्षधर नहीं है। भारत ने पहले दिन से अपना रुख स्पष्ट कर दिया और इसमें जिस तरह की भ्रांति और जिस तरह की एक तरह से मिसकम्युनिकेशन या कह लीजिए इस तरह से था, उसको लेकर जो ये युद्ध का परिणाम, एक विविधता जो सामने आई, इससे निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि कोरोना काल में जिस तरह से हमारी पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो रही है और वैसे में एक युद्ध को झेलना और युद्ध की वजह से जो है तमाम तरह की दुश्वारियां और पैदा हो विश्व में, और विश्व में और संकट देखिए, विश्व में अभी खाद्य संकट पैदा हो गया। गेहूं की सबसे ज्यादा उपज जो है वो यूक्रेन और रशिया से पूरी होती है। इसी प्रकार से यूरोप को जो गैस वगैरह मिलता है तो उसकी भी एक कहीं न कहीं उसकी भी एक व्यवधान और उससे भी एक कठिनाई जो है यूरोप के लोगों के बीच में शुरू हो गया। तो ये स्वाभाविक रूप से ये पूरे विश्व को सोचना है और भारत इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है, और भारत की इस भूमिका को कहीं न कहीं यूक्रेन भी सराह रहा। आज यूक्रेन में देखिए झंडा लेकर, कहीं हमारा झंडा तिरंगा जो है पासपोर्ट के रूप में काम कर रहा था। जो भी हमारे तिरंगा को पकड़ लेता था यूक्रेन में, उसको लोग आराम से, रशिया भी बाहर जाने दे रहा था, यूक्रेन भी बाहर जाने दे रहा था। ये जो छवि है, ये जो इमेज है, निश्चित रूप से हम कहीं न कहीं उसको हम ये मानकर चल रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है विश्व में अगर पड़ेगा तो हमारे ऊपर भी पड़ेगा। तो युद्ध जो है किसी भी सूरत में, किसी भी तरह से सभ्य समाज के लिए जो है वो दुखदाई ही है। नहीं, लेकिन अब जो सवाल है राहुल जी, अब जो सवाल है वो ये है कि पुतिन एटमी अटैक पर आ गए, वो कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूक्लियर अटैक का। देखिए, वो कहा जरूर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि वो एक जिम्मेवार अगर कर दिया नहीं, लेकिन ये अंदाजा लगाना ही गलत है ना, क्या पता कर दे। नहीं प्रीति जी, वही मैं कह रहा हूँ कि आपका सवाल गंभीर है और पुतिन ये चीज कह रहे हैं, तो ऐसे समय में वो जिस तरह से बयान दे रहे हैं, क्या विश्व समुदाय उस रूप में उसको रिस्पॉन्स कर रहा है? मैं देख रहा हूँ कि वो एक तरह से उसके प्रति जो संवेदनशीलता होनी चाहिए इस लड़ाई को खत्म करने के लिए, वो है नहीं, वो संवेदनशीलता है ही नहीं, दिखाई नहीं रही। मान लीजिए कि अभी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर रूस के निकटतम मित्रों में हम लोग चीन को देखते हैं, तो क्या शी जिनपिंग की तरफ से ऐसे कोई प्रयास हो रहे हैं? यूक्रेन के भाई निकटतम मित्र में अमेरिका को हम लोग बिल्कुल स्पष्ट तौर पे वो लड़ाई के मैदान में सामने में है। क्या जो बाइडेन के इस तरह से किसी भूमिका को हम लोग देख रहे हैं कि ये लोग मिलकर कोई प्रयास कर रहे हो, इनके तरफ से इस लड़ाई को रोकने का कोई प्रयास किया जा रहा है? वो प्रयास हम लोग को नहीं दिख रहे हैं। तो ये एक दुखद सी स्थिति है कि इस लड़ाई को लंबा खींचने के प्रयास दिख रहे हैं दुनिया के तथाकथित सुपर पावर्स के द्वारा। देखिए, हमें तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो दोनों पक्षों से बातचीत की, रूस से भी अभी उन्होंने बातचीत की और स्पष्ट रूप से कहा कि आप लड़ाई मत कीजिए। जेलेंस्की से भी बातचीत की, लेकिन जो बड़े सुपर पावर्स हैं उनकी भूमिका बड़ी संदिग्ध किस्म की रही है, अमेरिका की भूमिका संदिग्ध किस्म की रही है। ये एक बड़ी तनाव की बात है। एक चीज तो ये, दूसरी चीज की देखिए, अभी हम लोग अगर इसका भारत के प्रभाव के ऊपर बातचीत कर रहे हैं,
आप अभी हम लोगों ने देखा प्रीति जी कि भाई ओपेक प्लस देशों ने, बाइडेन ने सऊदी अरब की यात्रा की थी इसके लिए कि भाई आप पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं घटाइए, आप मत घटाइए, लेकिन उसको दरकिनार करते हुए ओपेक प्लस देशों ने जो है कि उत्पादन घटा दिया। अब आप सोच के देखिए कि अगर मैं भारत के संदर्भ में बात करूं कि पहले से ही विदेशी मुद्रा भंडार घटता चला जा रहा है, हमारा जो है कि रुपया कमजोर होता चला जा रहा है, उसका कितना व्यापक प्रभाव पड़ेगा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि रूस से हम लोग अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद रूस से तेल खरीद रहे हैं, जो स्वागत योग्य कदम है। अब कदम आ चुका है कि इसी समय की जो 2019 में अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाया था, उन प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए हम लोग ईरान से भी सस्ता तेल ले, क्योंकि वो ईरान हमारा पड़ोसी देश है। डॉक्टर रघुवंश, शायद आपकी आवाज एक बार आ गई होगी। डॉक्टर रघुवंश, आपने देखा राहुल लाल जो मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने काफी गंभीर सवाल पूछे। उनका कहना है कि आप तमाम चीजें देख रही हैं, लेकिन अब सवाल यहाँ है कि जो विश्व के बड़े देश हैं उनकी भूमिका यहाँ क्यों धूमिल दिखती है। रघुवंश जी, देखिए, जितने भी बड़े बड़े देश हैं सबके अपने अपने हित हैं, सबके अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं वहां पर। हाँ। और आज जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो बड़ा ही फ्लक्स में है, और उसका ये कारण है कि पूरा जो वेस्टर्न कंट्रीज है, अब उन्होंने ये मान के चला है कि किसी भी हालत में पुतिन को जीतने नहीं देना है और उसको कमजोर कर देना है। अब पुतिन जो है उनके जो बैक टू द वॉल है, और इस वक्त उनकी समस्या ये है कि उनका अपना पॉलिटिकल कैरियर और उनका अपना देश में जो उनका शासन, सभी चीज इसी युद्ध पर टिका हुआ है। अगर वो इस युद्ध में नहीं जीतते हैं तो उनके लिए पर्सनल खतरा भी है और उनका अपना पॉलिटिकल जो कैरियर है वो भी स्टेक में है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये युद्ध कोई आज या कल खत्म होने वाली अब है नहीं, और इसीलिए अब पुतिन बात कर रहे हैं कि हम ऐसे कह सकते हैं कि क्योंकि सबके हित इसमें छिपे हैं सारे देशों के, तो अब जो देश हैं बाकी तमाम बड़े जो डिसीजन मेकर देश कहलाते हैं वो एंजॉय कर रहे हैं इस युद्ध को कि ठीक है जो होगा हम कोने में बैठ करके साइड व्यूअर के तौर से हम इस पूरे युद्ध को हम देखेंगे और हमारा क्या फायदा होता है उससे हम उस फायदे को लेकर निकल लेंगे। क्या ये सिचुएशन अब धीरे धीरे इस सिचुएशन में पूरा मामला कन्वर्ट होता दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यही खेल है कि जितने भी देश हैं जिनका अपना हित वहां पर सर्व हो रहा है वो इसमें मिले हुए हैं, और ये लोग हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि हमको कुछ करना चाहिए, हमको तेल नहीं खरीदना चाहिए, भारत को पुतिन से बात करनी चाहिए, भारत को यूक्रेन से। तो ये जो चीज है ये सभी देश ने आग लगाया है वहां पर, और अब वो कहते हैं कि भारत को उसमें पानी फेंकना चाहिए। तो बात यही है कि जितने भी वेस्टर्न कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्री हैं, इन्होंने बिना सोचे समझे इनको पहले डिप्लोमेसी पर विचार करनी चाहिए थी। और पुतिन जो है आज इस तरह का आक्रामक रुख अदा कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि अचानक, ये पिछले 15 सालों से जितने भी नेटो अलाइज हैं उनको प्रोवोक किया गया, मगर फिर भी पुतिन के पास ये अधिकार नहीं है कितना भी प्रोवोक किया जाए कि वो एक दूसरे कंट्री को अटैक करे। मगर अब जो स्थिति है वो ये है कि दोनों देश फंस चुके हैं। अब जब तक किसी का एक का पल्ला एकदम कमजोर नहीं हो जाएगा वो नेगोशिएशन में आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और छोटे वो से कम ब्रेक से कम अभी 6 महीने हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद वापस आएंगे। डॉक्टर अजय उपाध्याय से काफी सवालों के जवाब लेंगे। एसपी सिंह हमारे साथ, तमाम बड़े वरिष्ठ हमारे जो एक्सपर्ट है इंटरनेशनल मामलों के वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी देखना ना भूलें इंडिया का सवाल, आखिर इस इतने बड़े महाविश्व युद्ध में भारत कहाँ खड़ा है और भारत का टेक क्या होगा। छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे इसका पूरा जवाब। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद इंडिया के सवाल में। और जिस तरीके से अभी यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध है वो अब रक्त रंजित, मतलब एक पूरे उसमें कन्वर्ट हो चुका है, एक पूरे मतलब उसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है जिस तरीके से ये पूरा युद्ध चल रहा है वहाँ। लेकिन ऐसे में हम बातचीत तो करेंगे और जानेंगे आखिर इसका हल क्या है। तो हमारे साथ तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो मौजूद हैं। रुक कर लेते हैं ब्रेक के बाद। सबसे पहले अजय उपाध्याय हमारे साथ कांग्रेस से यहाँ मौजूद है। IR इंटरनेशनल रिलेशंस में इनकी पकड़ बहुत अच्छी है, एक्सपर्ट हैं। सर, आप तो
कांग्रेस में नेता भी हैं और साथ ही पता चला है कि आप इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत अच्छी आपकी पकड़ भी है, तो ऐसे में फेस सेविंग की बात आ रही है, इसको कैसे हम इससे कैसे पूरा देश डील करेगा? देखिए, दो चीजें हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार की यदि हम चर्चा करें तो दोनों ही परिस्थितियों में जो गुट हारा था, नेचुरल है कि उस पर प्रतिबंध लगे और वो विश्व की शांति की अगली प्रक्रिया को अपनाने का प्रयास किया, चाहे लीग ऑफ नेशन की स्थापना की बात हो या यूनाइटेड नेशन की स्थापना की बात हो। लेकिन हुआ क्या, 45 वर्षों के बाद फिर वही परिस्थिति है। पहले शीत युद्ध के दौरान कोरिया क्राइसिस को हम लोगों ने देखा, उसमें भारत जैसा देश जो एक गुटनिरपेक्षता को के सिद्धांत को लेकर हम आगे बढ़े और पंडित नेहरू के नेतृत्व में विश्व शांति की स्थापना का एक प्रयास हुआ। मुझे लगता है भारत उसी रास्ते पर चलता है जो गांधी जी का रास्ता है, वसुधैव कुटुंबकम का रास्ता है, सर्वधर्म संभाव वाली परिधि में ये भी आता है कि वैश्विक शांति कैसे स्थापित रहे। डॉक्टर रघुवंश जी की बात को आपने सुना, डॉक्टर रघुवंश जी की बात को आपने सुना, डॉक्टर रघुवंश सिन्हा, उन्होंने कहा कि मेरा एक जेन्युइन मैं जो देख पा रहा हूँ वो ये है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, भारत की तरफ देख रहे हैं कि भारत कोई एक्शन लेगा। भारत क्यों ले, ये दूसरे देश ले ना। मुझे लगता है कि भारत एक्शन में नहीं, भारत है कहीं ना कहीं डायलॉग प्रोसेस को प्रोसीड कराने का रोल भारत का पहले भी रहा है। शांति दूत की तरह भारत को आगे जरूर बढ़ना चाहिए और मुझे लगता है भारत की पहचान वैश्विक स्तर पर शुरू से इसी रूप में रही है और मुझे लगता है भारत की राष्ट्रीय हित भी इसी में है और विदेश नीति की निरंतरता भी यही है, कहती है कि हमें शांति दूत की ही भूमिका में आना चाहिए, किसी पक्ष में नहीं आना चाहिए, जो गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत का हम लोग कहीं ना कहीं प्रणेता रहे हैं। आज जिस तरह की परिस्थिति है, भारत को निश्चित तौर पे प्रोएक्टिव रोल अदा करना चाहिए। जिस तरह से पूरे यूक्रेन क्राइसिस को बहुत सारे राज्यों ने प्रीति जी एक तरह से एक माध्यम बना लिया अपने राज्यों के फेलियर का, चाहे यूरोपियन देश हो या अब तो मैं समझता हूँ रसा में भी पुतिन भी चाहते हैं कि ये युद्ध चलता रहे ताकि उनके फेलियर को, इंटरनल पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं यूक्रेन के माथे डाल दिया जाए कि वार का क्राइसिस है इसलिए मजबूरी है। इससे ऊपर उठ करके वैश्विक भारत हस्तक्षेप कर सकता है, आप ये कह रहे हैं? एकदम हस्तक्षेप नहीं, डायलॉग डिप्लोमेसी को प्रमोट करने में भारत की भूमिका हो सकती है और मुझे लगता है ये राष्ट्रीय हित इसी में सन्निहित है। महेश वर्मा, क्या जो कह रहे हैं अजय उपाध्याय जी कि भारत की भूमिका डायलेक्ट मतलब बात विचार करके हस्तक्षेप की जो भूमिका वो भारत निभा सकता है और शांति दूत की तरह काम कर सकता है, क्या भारत को करना चाहिए? महेश वर्मा जी, निश्चित रूप से ये तो हम अपनी भूमिका को गौर नहीं कर सकते हैं। भारत की एक जो भूमिका आज विश्व भी भारत की तरफ देख रहा है इस बात को लेकर, और इसमें एक कारण भी है कि आज के देश में विश्व में अगर रूस को कोई अच्छे से नहीं, लेकिन भारत के तमाम देशों के साथ अपने सामरिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक और सामरिक जो रिलेशंस हैं, भारत क्यों खराब करे? क्या पता ये भारत पहल करे वो उल्टा बैकफायर कर जाए। नहीं, देखिए, मुझे एक आपको चीज मैं करेक्ट कर दूं, हमारे पैनलिस्ट में हर एक आदमी हमारी अपनी तो जो हमारा इंटरेस्ट है भारत के जो हित में है वो तो सर्वप्रथम है, उसको हम सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे ही। लेकिन जो एक चीज मान कर चलिए कि आज की डेट में जो विश्व की अर्थव्यवस्था है उसमें रूस का किस तरह की भागीदारी है, यूक्रेन की किस तरह की भागीदारी है, अगर वो चीज कहीं से खत्म होता है तो उसका इम्पैक्ट विश्व के ऊपर क्या पड़ेगा, मानवता कहीं खतरे में पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। सवाल आज की डेट में ये भी है। भारत इस नजरिए को भी कहीं ना कहीं, आज अगर पाकिस्तान से कहीं कोहराम मचा हुआ है, श्रीलंका में कहीं कोहराम मचा हुआ है, हमारे पड़ोस में कहीं आग लगी हुई है, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो हमारे ऊपर पड़ेगा। हम भी 85% चीज आयात करते हैं विश्व से, तो हमारी इस चीज को भी कहीं ना कहीं, इस नजरिए को भी सामने रख के इस युद्ध को कहीं समाप्त किया जाए और इस युद्ध के समाप्त होने के बाद जो अर्थव्यवस्था को, विश्व की अर्थव्यवस्था पटरी पे आए, क्योंकि आज की डेट में हम विश्व के 5वें अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। आज कहीं विश्व में इस तरह की कोई हलचल होता है या इस हलचल से किसी तरह का डैमेज होता है तो उसका इम्पैक्ट स्वाभाविक रूप से हमारे ऊपर भी पड़ना है। तो हम कहीं इस बात से भी चिंतित हैं कि आज हम इतनी सुदृढ़ स्थिति में अगर हैं और इस स्थिति को हम कहीं बरकरार रखें और ये बरकरार रखने में कहीं बाधक ना बन जाए ये सब युद्ध और तमाम तरह की ये कन्फ्लिक्ट जो है आज की डेट में, और इसको कहीं ना कहीं विश्व के और भी अग्रणी देश जो हैं वो भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक यूरोप में भी जो है इसमें 2 हिस्सों में बटा हुआ है यूरोप आज की डेट में। अमेरिका का जो अचानक एकदम से इसमें कूदना, फिर निकल जाना, फिर अमेरिका का जो रुख जो है अपने सिर्फ इंटरेस्ट की वजह से जो है वो उतना ही चीजों को सपोर्ट करना, उतनी ही चीजों को देना, उतनी ही चीजों को लेना, ये सारी चीजें जो है ना, अमेरिका का जो एक
स्टैंड जो है, या तो वो चीजों को यूक्रेन की तरफ से अगर कहीं अमेरिका खड़ा है तो विश्व को बताए कि हाँ वो यूक्रेन की तरफ से खड़ा है, लेकिन एकदम से कोई चीज जो है रशिया को जो है सिर्फ नीचा दिखाने के लिए या सिर्फ पेट्रोलियम पदार्थ को लेकर जो है, जिस तरह का एक रशिया के साथ अमेरिका का एक शीत युद्ध भी चलता रहा, कोल्ड वॉर भी जो ये ट्रेड को लेकर चलता रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इन सब चीजों का जो है ना, इन सब चीजों का खामियाजा जो है विश्व को ना भुगतना पड़े। ठीक है राहुल जी, फेस सेविंग वाली जो स्थिति आएगी वो स्थिति कैसी होगी उसको जरा बताइएगा। देखिए चूंकि अगर इस युद्ध को खत्म करना है, चूंकि युद्ध को खत्म कल के डेट में अमेरिका जरूर अभी आनंद ले रहा होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अमेरिका को भी सूट नहीं कर रहा है ये। आप इतनी लंबी लड़ाई लड़ाएंगे, आप सोच के देखिए कि अमेरिका में भी 40 वर्ष की सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है कि वो महंगाई दर चल रही है, और अमेरिकन फेडरल बैंक को जो है कि अपने ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी करनी पड़ रही है, तो वो एक उनकी अर्थव्यवस्था की भी स्थिति अच्छी नहीं है। अब उसका प्रभाव हम पूरे दुनिया पे पड़ रहा है, भारत पे भी पड़ रहा है। आप देखिए अभी अंटार्ड ने हम लोगों के ग्रोथ रेट को गिरा के 5.6% कर दिया, वर्ल्ड बैंक ने 6.5% कर दिया, पहले 7.5% था, तो लगातार वो जो नई नई घोषणाएं हो रही हैं वो उसमें गिरने की घोषणा हो रही है। तो ऐसे स्थिति में मैं कह रहा था कि युद्ध की समाप्ति किस तरह से होगी। युद्ध की समाप्ति के दो ही रास्ते हैं, या तो ये लड़ाई निरंतर चले और फिर एक पक्ष कमजोर हो जाए और युद्ध समाप्त हो जाएगी। दूसरी स्थिति यह है कि दुनिया के तमाम देश सक्रिय हों। यहाँ पे क्या है, एक तरफ मामला यह है कि पुतिन नहीं चाहते कि उनके सम्मान को कहीं ठेस पहुंचे। अभी सही कह रहे थे विदेश मामलों के जानकार कि भाई वो उनका पूरा पॉलिटिकल करियर दांव पे लगा पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ जेलेंस्की को चूंकि समर्थन मिल रहा है, ये भी नहीं दिखाना चाहेंगे कि ये कमजोर जो है कि एक तरह से यूक्रेन का पक्ष ये कमजोर ढंग से रख रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में विश्व समुदाय के लोगों की ये जिम्मेवारी बनती है कि दोनों ही एक तरह से वार्ता के टेबल पे दोनों पक्ष आए, दुनिया के तमाम देश प्रयास करें और दोनों को ही विजयी मुद्रा में आप बाहर निकलने का मौका दे दें, कि किसी को यह ना लगे कि किसी की इज्जत प्रतिष्ठा दांव पे गई है। ना तो जेलेंस्की की लगनी चाहिए, ना पुतिन की लगनी चाहिए। तब ऐसे स्थिति में शॉर्ट टर्म में इस युद्ध को समाप्त किया जा सकता है। अगर ये प्रयास नहीं किए जाएंगे तो फिर ये लॉन्ग टर्म में चलता रहेगा। और एक चीज़ और देखिए, अमेरिका सरीखे देशों को भी बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। मैं अभी भी मैं दिला दूं, आपको याद होगा कि अफगानिस्तान पीस प्रोसेस को लेके जो पूरी प्रक्रिया चल रही थी, अफगानिस्तान के निर्माण प्रक्रिया में वहाँ पे पूरे तमाम चीज़ों में भारत की कितनी बड़ी भागीदारी थी। लेकिन जब पीस प्रोसेस हुआ तो उसमें भारत को बिल्कुल अपने कोने में कर दिया। तो अमेरिका को भी ये चीज़ देखना पड़ेगा कि भारत जैसे शक्ति को आप जब टाल देते हैं तो फिर ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय में फिर भारत ही है जो आपके साथ भी वार्तालाप कर रहा है, जो रूस के साथ भी वार्तालाप कुछ कहना चाह रहे हैं महेश वर्मा, बोलिए। मैं इन सारे प्रकरण में एक चीज बड़ी दुखद है, वो है यूएन का, यूनाइटेड नेशन की जो भूमिका जिसके लिए बनाई गई, जो ये संस्था बनी है, मूक बधिर की अवस्था में इस वक्त दिखाई पड़ता है। हाँ, मुझे लगता है कि यूनाइटेड नेशन की अब रिलेवेंसी और प्रासंगिकता शायद खत्म हो चुकी है, और वहाँ जो है सिर्फ अगर कोई चीज रह गया तो वो रह गया कि भाई वहाँ उस प्लेटफॉर्म से जो है भारत को गाली दो, कश्मीर का राय वाला आपको, पाकिस्तान, मतलब कुछ अनाप शनाप करते रहो, बाकी उसकी कोई उपयोगिता मुझे समझ में नहीं आ रही है। आज यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा है, आज इस युद्ध के बारे में क्यों नहीं सोच रहा है, जिससे पूरे देश विश्व में एक मानवता खतरा में पड़ी, कहीं मानवता को खतरा में डाला जा रहा है। संक्रमण काल है, कोरोना काल में जो है विश्व की अर्थव्यवस्था ऐसे ही खत्म हो चुकी है। उसके बाद अभी भी रूस का जो है भागीदारी जो है 18% का जो अर्थव्यवस्था में है विश्व के, जिसमें पेट्रोलियम है, जिसमें अनाज है, जिसमें बहुत सारे मिनरल्स और माइंस हैं जो रूस से जाते हैं, 18% से ज्यादा उसकी सहभागिता है। वैसे देश को आप कहीं युद्ध में धकेले हुए हो सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं पेट्रोलियम का जो है एक कोल्ड वॉर चल रहा था, और उसको वही कारण आप गल्फ में भी देखिए, गल्फ में भी उसी कारण ये सारी चीजें हुई। तो ये कहीं न कहीं एक बार जो है एकजुट होकर पूरे विश्व को महेश वर्मा ने बहुत गंभीर सवाल पूछे, गंभीर सवाल, एक स्वर में बोलना पड़ेगा। हाँ, एसपी सिंह जी बहुत गंभीर सवाल पूछे महेश वर्मा ने। वो कह रहे हैं कि अब देखिए पूरे प्रकरण को अगर आप देखिए, उसमें मैं देखता हूं कि यूएन की भूमिका जैसे मैंने कहा कि मूक बधिर वाली स्थिति में अभी यूएन चला गया है। वो कह रहे हैं भारत के विपक्ष में उनसे बुलवा लीजिए, पाकिस्तान के विपक्ष में बुलवा लीजिए, लड़ाई करवाने की स्थिति में आप उनसे बुलवा लीजिए तो वो बोलेगा। लेकिन इस स्थिति में यूएन की भूमिका पर क्या बोलेंगे आप एसपी सिंह? देखिए, यूएन जिस कार्य के लिए बनाया गया था कि उसके बाद द्वितीय विश्व में हमेशा शांति बहाल रहे, और कोई भी ऐसा, इनफैक्ट यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में भारत ने हमेशा अपनी सेना भेजी है, जहां जहां जरूरत पड़ी है हमेशा भारत ने अपनी सेना भेजी है।
पीस कीपिंग के लिए। तो यूएन का चार्टर बड़ा अच्छा चलता रहा, पर ये जैसे जैसे धीरे धीरे स्थितियाँ विषम होती चली गई, यूएन के जो टॉप हेड्स हैं वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होते चले गए। है तो फाइनली वो इंडिविजुअली, आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो मेन चीज़ है, जैसे कोरोना काल आया, सबको मालूम था कि चाइना के वहाँ पर क्या हुआ है, वुहान में क्या हुआ है, उसके बावजूद भी WHO की भूमिका सबके सामने संदिग्ध रही। उन्होंने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया। पेंडेमिक का डिक्लेयर करने में इतना टाइम लगाया, देश में इतना नुकसान रहा, इस तरह की चीजें चलती रही है। दूसरी प्रॉब्लम जो है, तो आप ये कह रहे हैं कि वर्चस्व की जो भूमिका वो धीरे धीरे टर्न कर रही है, घूम रही है, और लोगों का जो भरोसा वो यूएन के प्रति जो उसकी स्थिति है उससे कम हो रही है। उनको लग रहा है कि अब शायद इस भूमिका में अमेरिका अब सूट नहीं कर रहा। अब मैं देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए यूएन में क्या हो रहा है। यूएन में इस समय जो पहले P5 देश थे, जो पांचों परमानेंट 5 हैं मेंबर, जो इनका वीटो पावर है, वो भी अब 2 हिस्सों में बट गया है। अब ये P2 और P3 बन गया है। रशिया और चाइना एक तरफ है और USA, UK और फ्रांस एक तरफ है। वो एक दूसरे को हमेशा वीटो करते रहते हैं। चाइना तो बेलिजेंट्री, बिल्कुल, हमेशा देखिए आप, जब भी किसी भी टेररिस्ट को डिक्लेयर करने का आता है, इंटरनेशनल टेररिस्ट, चाइना हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखता है और वो हमेशा वीटो कर देता है। तो ये दर्शाता है कि जिस तरह से यूएन की जो पावर है वो डिवाइड होगी और खत्म होती जा रही है। तो अब समय आ गया है कि ये देश जो हैं, जो 5 रिस्पॉन्सिबल नेशन माने गए थे P5, ये फिर से बैठे साथ में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएं, एक हेड ऑफ दी वर्ल्ड की तरह से बिहेव करें, मैच्योर नेशन की तरह, जो आपके सभी पैनलिस्ट का है। मैं इनफैक्ट आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये आपका बहुत अच्छा पैनल है, जिसमें सभी पैनलिस्ट ने बड़े बड़े अच्छे मैच्योर व्यूज़ दिए हैं। आई विश कि ऐसे मैच्योर व्यूज़ उस P5 में आ जाए। बहुत बड़ी बात है SP सिंह, बहुत बड़ी बात। हम चाहेंगे कि हम जो ये एपिसोड इस वक्त अभी ये जो इंडिया का सवाल में हम सवाल पूछ रहे हैं, हम चाहेंगे कि सरकार तमाम पैनलिस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं उनको एक बार जरूर सुने। स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रधानमंत्री जी, अगर हमारे इस पूरे पैनल की आवाज सुने तो शायद हमारे देश जी। बिल्कुल। मेरा जो अगला सवाल है डॉक्टर रघुवंश जी से, आपने पैनलिस्टों की बात आपने सुन ली रघुवंश जी, और ऐसे में आपने देखा यूएन के हमारे जो महेश वर्मा जी, उन्होंने कहा कि यूएन को आप देखिए ना, यूएन की जो स्थिति है, जिस तरीके से यूएन हमेशा से ये राग अलापता रहा है कि मैं बड़ा और मेरे सानिध्य में सारी चीजें होंगी। तो ऐसे में मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि फिर चीन का कहना कहाँ गलत है? वो कह रहा है कि आप पावर का जो है ना वो आप डीफोकस्ड करो, अब ये पावर यूएन के पास नहीं होनी चाहिए, अब ये पावर जो डिजर्व करता है कि ये बड़ी महाशक्तियों के तौर पर उभर कर निकल कर आप उन्हें पावर ट्रांसफर कीजिए, यूएन लेके नहीं बैठेगा इसको। देखिए यूएन जो है, मुझे तो ये हैरानी होती है जब लोग ये कहते हैं कि यूएन से हमें उम्मीद करनी चाहिए। यूएन आप कह रहे हैं यूएन से उम्मीद ही हम क्यों करें? पिछले 40 साल 50 साल में यूएन ने कौन सा ऐसा बड़ा समस्या है जिसमें एक पहल भी किया हो? तो यूएन तो ये 5 P5 कंट्री मिलकर के अपना वीटो को इस्तेमाल करके बर्बाद कर दिया है। अब कोई ये कहे कि यूएन इसमें कोई रोल अदा कर सकती है, ये तो एक मॉरल इशू है, केवल बात करने की बात है। जब तक मेजर पावर ये नहीं समझेंगे कि उनका हित है कि शांति बना रहे देश में, पूरे दुनिया में, तब तक वो यूएन का दुरुपयोग ही करेंगे। आज आप देखिए कि रशिया किस तरह से दुरुपयोग कर रहा है यूएन का, कितने वीटो किए जा रहा है, मगर इस पर क्या अमेरिका कोई साफ मामला खेला है कभी? आज वो क्या कह सकती है कि भाई वीटो का गलत इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि उन्होंने ही ऐसा किया। चीन ने कितना इसका दुरुपयोग किया है वीटो का। तो ये जितने भी 5 के 5 है, ये दूध के धुले नहीं है, ये सभी लोगों ने वीटो का गलत इस्तेमाल किया है। और आज वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें यूएन से ये उम्मीद है। यूएन को इन्होंने टोटली एकदम डिफाइन कर दिया है, इसके टोटल पावर निकाल दिए। अब आप देखिए, एक छोटी सी चीज है, इंडिया ने 1996 से इंट्रोड्यूस किया हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव टेररिज्म बिल, जो आज तक पूरे वर्ल्ड में ये अग्रीमेंट नहीं हो पा रही है कि हम टेररिज्म किसको कहते हैं। तो यूएन का तो ये हाल है कि वो एक, जिसको कहते हैं ना, टॉकिंग शॉप है, वो बातें करते हैं बात करके, मगर हाँ, फिर जब हमारे पास कोई और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो यूएन से उम्मीद करते हैं। मगर उम्मीद मुझे लगता है कि आज बहुत कम करनी चाहिए। ये युद्ध तभी होगा खत्म जब किसी एक
पावर को ये लगेगा कि वो हारने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो पूरा समस्या है ये नेगोशिएशन से ही खत्म होगा, मगर किस लेवल पर जाकर के होगा, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री भी एकदम डिटरमिन्ड है, किसी भी हालत में वो पुतिन को नहीं जीतने देगी। और पुतिन जो बार बार ये कह रहे हैं कि मैं बम का इस्तेमाल करूंगा, तो वो न्यूक्लियर बम, मान लीजिए कि टैक्टिकल न्यूक्लियर बम ही यूज करते हैं, तो वो ध्वस्त करके वो यूक्रेन पर क्या राज करेंगे? वो पूरा आग लगा हुआ बर्बाद हो जाएगा यूक्रेन। और वो रोज कहते हैं कि ये हमारा देश है, ये हमारे लोग हैं, तो अपने ही लोग पर वो बम मारेंगे तो उनका क्या अधिकार रहेगा? बहुत गंभीर सवाल, अपने ही लोगों पे। जी बिल्कुल, बहुत गंभीर सवाल। लेकिन ऐसे में रघुवंश जी, आपने दोनों, हमारे पैनल हैं, डॉक्टर उपाध्याय हमारे साथ हैं और साथ ही महेश वर्मा, आपने इन दोनों को सुना। ये कह रहे हैं कि भारत की जो भूमिका है इसमें डायलेक्ट वाइज सामने आनी चाहिए। क्या कहेंगे आप, क्या भारत को करना चाहिए ये? देखिए, भारत तो जैसे सभी पैनलिस्ट ने कहा है, ये हमारे हित में है कि ऐसा युद्ध ना हो, क्योंकि हमारे ऊपर देखिए कितना दबाव है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या पॉलिटिकल रूप से है। ये जो बैलेंसिंग गेम हमको करना पड़ रहा है अमेरिका और रशिया के बीच में और चाइना और रशिया के बीच में, तो अगर ये युद्ध में किसी भी हालत तरीके से रशिया कमजोर हो जाती है तो वो तो चाइना के पक्ष में चली जाएगी। ये हमारे लिए एक बहुत ही समझिए कि एक लंबा लॉस है, जब ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है वो हमारे हित में है। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि अगर चाइना और रशिया एक साथ हो जाएंगे और अमेरिका एक तरफ हो जाएगा, तो ये इंडिया के हित में नहीं है बात। तो हम तो चाहते हैं कि इसमें एक शांति रूप भारत जरूर अदा करे, मगर हमको ये भी समझनी चाहिए कि हमारी भूमिका क्या हो सकती है। ये हम, प्रधानमंत्री ने ऑलरेडी कहा है कि ये युग लड़ाई का युग नहीं है। उन्होंने यूक्रेन वालों से भी बात किया है, रशिया पुतिन से भी बात किया है, मगर हमारी जो क्षमता है बहुत सीमित है। ठीक है सर। अजय उपाध्याय, G7 नेताओं के साथ जेलेंस्की की ताबड़तोड़ बैठक चल रही है। रूस के खिलाफ नई पाबंदियों पे बातचीत चल रही है उनकी। देखिए, पाबंदियां तो एक टेक्निक है, जो भी है एक दूसरे को परास्त करने का आर्थिक, लेकिन ये जो लड़ाई है ये आर्थिक ताकत से नहीं है। ये डिजिटल वर्ल्ड में किस तरह की पाबंदियां हम लगा सकते हैं, क्योंकि पाबंदियों की बात आती है तो किस तरह की पाबंदियों की बात जेलेंस्की बैठक में कर रहे हैं? लगातार जो चर्चा हो रही है और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, वैश्विक स्तर पर जो पाबंदियां लगाई गई, चाहे आर्थिक तौर पे या कम्युनिकेशन और इसको आईटीसी को लेकर के, इसकी एक लिमिट है। सच्चाई तो ये है कि मैं सिन्हा साहब के बात से भी सहमत हूँ कि जिस तरह से बहुध्रुवीय केंद्र बना हुआ वैश्विक स्तर पर शक्ति का जो चीज़ है, और वो यदि बना रहेगा तो वो विश्व के शक्ति संतुलन के लिए भी जरूरी है। और इन परिस्थितियों में जो ये युद्ध है, ये एक तरह से टेस्टिंग पॉइंट भी है कि विश्व की आने वाला फ्यूचर विश्व किस दिशा में जाएगा। यदि बाइपोलर वर्ल्ड होगा, दो ध्रुव बन जाएंगे, तो निश्चित तौर पे जो छोटे पावर शक्ति केंद्र हैं, उन शक्ति केंद्रों के लिए दिक्कत होगी। उसमें भारत भी कहीं ना कहीं असहज महसूस करेगा। भारत का ये रोल होना चाहिए कि हम इन दोनों के साथ हमारी मित्रता है। वैश्विक वर्ल्ड में हम देखें तो यूरोपियन देश और अमेरिका के साथ भी हम नज़दीकी से जुड़े हुए हैं, क्वेड और बाकी चीज़ों के कारण, और रसा से भी जुड़े हुए हैं। हमारा एक नेगोशिएटर का रोल जो है वो बेस्ट रोल है, उसको जरूर आगे बढ़ाना चाहिए। और इसके लिए पार्टी से परे होकर के हम चाहेंगे सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। भारत के जो राष्ट्रीय हित हैं इसी में है कि हमारी विदेश नीति पर कोई प्रश्न कोई कहीं नहीं हमने अपने समय में कभी नहीं किया, आगे भी हम नहीं करना चाहते हैं। और हम किसी एक ध्रुव के तरफ न केंद्रित हो, हमें प्रयास करना चाहिए कि इस पूरे एपिसोड में हमारा एक स्वच्छ जो पुराना इतिहास हमारा है, शांति का इतिहास है, सद्भाव और सौहार्द मेंटेन करने का इतिहास है, उसके तरफ हम बढ़ें। और भारत इसी दिशा में आगे बढ़ेगा तो भारत की जो स्थापित परंपरा है वो कहीं न कहीं मजबूत होगी। राहुल लाल जी, विदेश नीति पे चलने की बात कर रहे हैं अजय उपाध्याय। वो कह रहे हैं हमारी जो परंपरा रही है विदेश नीति वाली, वो टूटनी नहीं चाहिए, हमें उसी पर तटस्थ रहना चाहिए, उसी पर आगे बढ़ना चाहिए। और मैं इस मामले में मैं देख रहा हूँ कि विदेश नीति उसी रूप में चल भी रही है। देखिए, मैं कहूँगा कि हमारे भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्व में अनुच्छेद 51A वो एक तरह से सीधे सीधे सरकार को कहता है कि जो हमारी विदेश नीति होनी चाहिए वो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की प्रतिबद्धता को सदैव बढ़ाने वाली होनी चाहिए। और वही कारण है कि स्वतंत्र भारत से जब से देश आज़ाद हुआ तो उसी नीति पे चल रहा है। और इस समय भी भारत सरकार की भूमिका भी देखिए, अगर किसी भी देश के फॉरेन पॉलिसी का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, नेशनल इंटरेस्ट, तो हमारा जो राष्ट्रीय हित है वो राष्ट्रीय हित इसी में है कि यह युद्ध खत्म हो। और जब तक ये युद्ध चल भी रहा है
हम दोनों पक्षों के बीच में एक संतुलन बना के चले। तो वो संतुलन की यानी कि एक देखिए इस युद्ध में जरूर जो है कि जेलेंस्की और पुतिन लड़ रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग देख रहे हैं तो स्पष्टता दो ध्रुव है, एक अमेरिका है और एक तरफ रूस है। तो अमेरिका और रूस के बीच में, दोनों के बीच में किस तरह से वार्तालाप हो, कैसी चीजें हो, ये देखिए अंततः किसी भी युद्ध का समाधान वार्ता से ही होता है। तो ये एक तरह से हम लोग भारत सरकार और अगर एग्रेसिव ढंग से करे कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट प्रभावित भी ना हो, क्योंकि वो बात आपने सही कही थी प्रीति जी कि जब इस प्रकार के पॉलिसीज पे हम चलते हैं तो उसमें कहीं वो बैकफायर भी ना करे। तो ऐसा ना हो कि हम विश्व शांति स्थापित करने के लिए चलें और हमारा नेशनल इंटरेस्ट भी प्रभावित हो जाए। यही तो वो सवाल एक था संतुलन जो आपने कहा था कि वो संतुलन बना के रखना बहुत आवश्यक चीज है। बिल्कुल कि अगर भारत पहल तो करे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप कभी कभार ऐसा होता है कि आप पहल तो कर देते हैं लेकिन आपको उसके सर्कमस्टेंसेस और बैकफायर क्या करेगा वो पता नहीं होता। आपने कर तो दिया लेकिन बाद में आपको भुगतना ना पड़ जाए। राहुल जी, मैं वही मैं कह रहा हूँ कि ये देखिए फॉरेन पॉलिसी में बड़ी सावधानी सूक्ष्मता के साथ चलने की चीज है। फरवरी से ये घटनाएं चल रही हैं, अभी तक सरकार ने जो है कि एक संतुलन की स्थिति, चूंकि देखिए अमेरिका के साथ भी भारत के संबंध आज अच्छे संबंध हैं। अटैक के बाद 8 लोगों की मौत की भी खबर है, अपडेट्स आ रहे हैं महेश वर्मा जी। लोगों के मारे जाने की खबरें आने लगी हैं, 8 लोगों की मौत की खबर आ रही है यूक्रेन की राजधानी कीव समेत शहरों में मिसाइल अटैक के बाद। और अभी एटम बॉम्ब वाला जो अटैक है वो बाकी है। पुतिन जी बार बार धमकी दे ही रहे हैं। वो अगर अटैक सच में हो गया तो आप मान के रखिए कि तब तो फिर वो तो हम लोग को सेकंड वर्ल्ड वॉर की याद दिला देगी, वो जिस समय हिरोशिमा नागासाकी पे अटैक हुआ वो था। कह रहे हैं ना बार बार आपको अल्टीमेट, वो बाद में अटैक करने के बाद बोल देंगे मैं तो बोल रहा था कि मैं अटैक करूंगा। फिर वही मैं वर्मा जी नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उसको लेके सबों को, पूरी दुनिया को बड़ी प्रतिभा दो के दबाव बनाना पड़ेगा इस लड़ाई को समाप्त करने की। महेश वर्मा जी, देखिए जो ये इतनी बड़ी टीम के तार बना के जिस तरह से ये युद्ध किया जा रहा है वही बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लुहांस्क और डोनेट्स्क को दो एक राज्य थे यूक्रेन को जिसको रूस ने स्वतंत्र देश घोषित किया और उसकी वजह से ये युद्ध शुरू हुआ, वही कारण बना। और इसी बात को जो है रूस जो है यूनेस्को चार्टर से जो है अपने आप को अलग किया। सवाल यह है कि ऐसे तो बहुत ऐसे विवादास्पद आज भी इजराइल जो है, इजराइल और क्या नाम है यरूशलेम जो फिलिस्तीन जो है आज भी इजराइल को स्वतंत्र देश नहीं मानता, गल्फ के सारे देश नहीं मानते। तो ऐसे में मैंने जैसे शुरुआती अपने वक्तव्य में यही बात रखी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की ये पहल होनी चाहिए थी कि ऐसे ठीक है जो डिस्प्यूट हो गया तो हो गया, दो राज्यों की बात है, उसने उनको स्वतंत्र देश। लेकिन अब ये युद्ध रुकता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। अजय अग्रवाल जी, अजय उपाध्याय जी, माफ कीजिएगा, अजय उपाध्याय जी, युद्ध रुकता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। मरने वालों की जो संख्या है उसकी अपडेट आनी शुरू हो गई है, 8 लोगों की मौत की खबर अब आ रही है। अब ऐसे में अब क्या बचता है बताइए ना, क्या बचता है? वो कह रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं बार बार, हम एटम अटैक कर देंगे, कर ही दिया तो फिर क्या बचेगा? देखिए वही प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाए हुए हैं। पुतिन के लिए भी उनकी आंतरिक राजनीति उनको ये नहीं देती है, अलाउ करती है कि इसको अब बैक हो जाए। जहाँ तक यूक्रेन की बात है, पूरी पश्चिमी शक्तियाँ उस पर लगी हुई है और वो अपने इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं सर्व करना चाहती है। लेकिन सच्चाई ये है अंततः तो वार्ता होगी और शांति ही इसका अंतिम रास्ता होगा। अलग बात है कि थोड़े समय के लिए पावर बैलेंस का अपना अपना जो गेम है ये दिखाना चाहते हैं, लेकिन एक चीज इसके साथ निष्कर्ष में जरूर स्पष्ट हो जाएगा कि अब महाशक्ति का जो रोल था इस आधुनिक तकनीकी शस्त्र और अस्त्र के कारण अब वो शक्तियों पर भी कहीं ना कहीं एक नए सिरे से सोचने की जरूरत होगी और शक्ति का आयाम भी बदलेगा आने वाले इस युद्ध के बाद। और ये युद्ध मुझे लगता है कि शीघ्र ये खत्म भी होगा और इसमें अब विश्व के बाकी शक्तियों को आकर के अप्रोच करना होगा क्योंकि सबकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। बाइंड अप का समय, एक छोटा सा वन लाइनर बाइंड अप लाइनर हम ले लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एसपी सिंह के साथ, डिफेंस एक्सपर्ट है हमारे साथ। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सभी पैनलिस्ट से सहमत हूँ कि ये इसका अंत जो है बातचीत से ही है, बातचीत से ही हल निकलेगा। जो छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे चाइना के साथ हमने 16 बारी बातचीत करी प्रोग्राम में, उसका हल निकला है, तो बातचीत से ही हल निकलेगा, इसका और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, हमारे साथ महेश वर्मा, एक बार वन लाइनर संदेश दे दीजिएगा, क्या कहेंगे आप? जितना जल्दी ये हमारी युद्ध विविधता खत्म होगी उतनी ही अच्छी स्थिति हमारी भी होगी और विश्व की भी होगी। हमारी निर्भरता बहुत हद तक जो है आयात पर भी है, तो निश्चित रूप से हम तो चाहेंगे कि युद्ध का जो है जल्द से जल्द समाप्ति की ओर जाए। और इसमें 8-10 दौर का वार्ता भी हुआ, वो उस वार्ता को जो है मुझे समझ में नहीं आया कि भाई उस वार्ता को लेकर जो है बहुत सारे पक्ष जो है आश्वानित थे कि भाई उस वार्ता से कुछ न कुछ उसमें पुतिन भी
राजी हो गए थे, दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति भी राजी हो गए थे। अब पता नहीं कैसे क्या डेवलपमेंट आया कि फिर एक भयावह स्थिति सामने दिख रही है जिसमें अब लोग फिर से मर रहे हैं। बिल्कुल। फिर से जो है युद्ध जो है वो बिल्कुल, स्थिति में मतलब एक कंट्रोल वाली सिचुएशन से वापस वर्स्ट वाली सिचुएशन में। राहुल लाल, देखिए, मैं इसको काफ़ी गंभीर मानता हूं, क्योंकि कोरोना काल के बाद ये युद्ध दुनिया का कोई भी देश सहने में सक्षम नहीं है। और जिस तरह से लगातार इस युद्ध में फरवरी से मैं देख रहा हूं अब तक की परमाणु युद्ध तक की धमकी दी जा रही है, वो इसका सबसे खतरनाक पहलू है। अगर ऐसा कुछ भी ना हो, इसके लिए दुनिया को और मानवता की रक्षा के लिए काफ़ी सक्रिय होने की जरूरत है, चाहे वो दुनिया के छोटे देश हों या दुनिया के बड़े देश हों। अब इसको नहीं, ये एक नया दौर में घुस चुका है, न्यू फेज में है। और ये वेस्टर्न कंट्रीज जितने भी हैं ये पुतिन को टेस्ट करेंगे। ये जो बार बार वो कह रहे हैं कि मैं परमाणु बम का उपयोग करूंगा हमारे टेरिटरी, तो हमारे टेरिटरी को वो कहां तक मानते हैं? खार्किव, क्राइमिया या मॉस्को। अब वो टेस्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि पुतिन में कितना है दम, और उसके आधार पर ये जो युद्ध है उसका अंत हमें समझ में आ जाएगा कि पुतिन का रिएक्शन क्या होगा। अजय उपाध्याय, फाइनल कमेंट। अंततः बहुत जल्द मुझे लगता है कि ये युद्ध जो है अब समाप्ति की ओर है, और इसमें भारत को अपना एक पॉजिटिव रोल अदा करके भारत की जो वैश्विक पहचान है उसको स्थापित करना चाहिए। हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी एक तरह से है ये, और कहीं ना कहीं वैश्विक शांति के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि भारत को आगे आना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े और साथ ही अपनी अपनी बातों को रखा। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से रशिया यूक्रेन के बीच लगातार जो स्थिति है गंभीर होते जा रही है, पूरे विश्व की नजर इस वक्त इस ग्लोबल जिस तरीके से लड़ाई चल रही है उस पर है, और सब बस यही कामना कर रहे हैं कि जो महाशक्तियां हैं, जो बड़े देश हैं, वो आगे आए, पहल कर युद्ध को रोक दिया जाए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला नहीं रुकेगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7।